हाँ भाई, तो एसएससी सीजीएल 2025 में 140 नंबर लाने, 150 लाने हैं, 155 टारगेट करो। ऐसे ऐसे उल जलूल टारगेट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं, आपके नंबर इतने आ नहीं रहे हैं और आप बेफालतू का डीमोटिवेट होते जा रहे हो। देखो, इस तरह का सेफ स्कोर जो भी लोग बता रहे हैं वो आपको बहुत बड़े ट्रैप में डाल रहे हैं, और जो लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं वो उससे भी बड़े ट्रैप में जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, खासकर तब अगर आप बहुत ज्यादा वरीड हो अपने मार्क्स को लेकर के मॉक टेस्ट में। देखो, सेफ स्कोर क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेफ स्कोर क्यों ना रखें इस बार। हर बार मैं भी एक सेफ स्कोर का वीडियो बनाता था। क्यों बनाता था? क्योंकि भाई देखो, टीसीएस जब एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी, पेपर बना रही थी, क्वेश्चंस बना रही थी, तो एक लगभग पैटर्न हो गया था, पैटर्न सा पकड़ में आ गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर से चीजें बहुत एक्सट्रीम वेरिएशन नहीं होता था। ठीक है, मतलब 1-2% का वेरिएशन हार्डली होता था प्रीवियस ईयर से। तो हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को देख करके और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को देख करके एक अंदाजा लगा लेते थे कि हाँ, हमारा कट ऑफ जो है वो इतना जाना चाहिए या इससे इस रेंज में फॉल करना चाहिए। ठीक है, हालांकि पेपर के लेवल पे भी बहुत चीजें मैटर करती है, बट क्योंकि पैटर्न में बहुत एक्सट्रीम वेरिएशंस आ नहीं रही थी प्रीवियस ईयर को लेकर के, इसीलिए इससे पहले वाले एग्जाम्स में एक सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट आप अपने सामने लेकर रख सकते थे। बट इस बार क्या है कि इस बार वेरिएशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। ठीक है, वेरिएशन बहुत बहुत हाई हो गया है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को देख करके आप एक सेफ स्कोर का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि एग्जाम लेवल पे चीजें क्या होंगी, एग्जाम के दिन पर पेपर का लेवल कितना हाई होगा, कितना अनप्रेडिक्टेबल होगा, कितने आउट ऑफ सिलेबस सवाल आएंगे, ये सारी चीजें भी मैटर कर जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ में आपको कोई सेफ स्कोर, ये कोई भी स्कोर जो है वो सेफ नहीं है। ठीक है, ना 100 सेफ है, ना 150 सेफ है, शायद 200 सेफ है। ठीक है, 200 इज द सेफ स्कोर। लेकिन क्योंकि एग्जाम लेवल पे आप चीजें नहीं जानते हो क्या हो, अगर आप अभी तक जो है टफ पेपर के लिए तैयार कर रहे हो अपने आप को, है ना, आपने क्या देखा, आपने सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स देखे या उसके बारे में सुना, आपको समझ में आया कि पेपर जो है थोड़े हाई लेवल का पूछा जा रहा है, जो कि सीरियस स्टूडेंट्स के लिए अच्छी ही बात है। तो आप टफ की तैयारी करके जा रहे हो। ठीक है, और मान लो आपने ये सोचा कि चलो अपन 130 टारगेट करेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से एग्जाम लेवल पे अगर जब आप पेपर देने गए, पेपर बहुत ही इजी आ गया, तब क्या करोगे? फिर तो चीजें 150-160 वाली रेंज में भागने लगेंगी। इसीलिए कोई सेफ स्कोर इस तरह की चीजों के ऊपर ना भागो, ये आपको बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। तो सर करें क्या? कुछ तो टारगेट हमें रखना पड़ेगा ना मॉक्स में। पहले मैं मॉक्स की बात करता हूँ, फिर एक्चुअल एग्जाम की भी बात करूंगा। देखो, जो भी मॉक्स आप दे रहे हो ना, चाहे वो लाइव दे रहे हो या फिर प्राइवेट मॉक्स दे रहे हो किसी के, ठीक है, एक चीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको टेक्स्ट बुक पे टेस्ट जरूर देना चाहिए। अब आप बोलोगे क्यों क्यों सर, इसमें आप अपना कूपन कोड बताने वाले हो क्या? हाँ, वैसे कूपन कोड तो मैं बताने वाला हूँ, कूपन कोड क्लस्टर लगा देना। जिन लोगों के पास नहीं है तो इसमें डिस्काउंट हो जाएगा टेक्स्ट बुक के पास में। लेकिन मैं आपको टेक्स्ट बुक में देने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको जो टारगेट करना है वो क्या टारगेट करना है? परसेंटाइल। अब आप बोलोगे यार पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि हाँ, फिर से आप वही बात बताने वाले हो, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा भी अब मैटर कर रही है, परसेंटाइल, क्योंकि नया जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो भी परसेंटाइल बेस्ड ही आ गया। तो मैं जो चीजें आपको साल 1.5 साल से बता रहा था वो अब बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो गई हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट मैं फिर देने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूजर बेस सबसे ज्यादा बड़ा है। देखो, मैं आपको 2 एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, एक कोई टेस्ट है, किसी का प्लेटफॉर्म है, मान लो उसके अंदर 10,000 स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बीच में आपका कुछ परसेंटाइल आता है, मान के चलो किसी का आता है उसमें 92 परसेंटाइल, और एक प्लेटफॉर्म है जहां पर 2 लाख लोगों ने कोई टेस्ट दिया है। इसके बीच में अगर आपका परसेंटाइल 93 रहता है, ठीक है, तो दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट डेटा आपको कौन दे रहा है? ये दे रहा है, क्योंकि ज्यादा यूजर बेस के बीच में आप अगर 93 परसेंटाइल मेंटेन कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी एक अच्छे डायरेक्शन में चल रही है। इसीलिए यूजर बेस जिसका बड़ा है, टेक्स्ट बुक, इसमें आपको टेस्ट जरूर देने चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म लेकर चलना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो सर यहाँ पर परसेंटाइल का अपन टारगेट क्या रखें, आप ये तो बता दो। देखो, क्योंकि चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबल चल रही है ना, तो अगर आप कैसे भी करके 90 परसेंटाइल क्रॉस कर रहे हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, तो इतना समझ लो कि आपकी डायरेक्शन बहुत सही है और एग्जाम में आपके एग्जाम क्रैक होने का चांस बनता है। ठीक है, बट सिर्फ चांस बनता है, यहाँ पर चीजें मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं। लेकिन अगर आप 95 परसेंटाइल को क्रॉस कर रहे हो ना, 95 परसेंटाइल क्रॉस कर रहे हो, तो बहुत हाई चांस है, मतलब समझ लो 99% चांस है कि एग्जाम आपका क्रैक होने जा रहा है। टियर 1 में आपको कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप 95 परसेंटाइल मेंटेन कर रहे हो, कंसिस्टेंट रह रहे हो, इसके ऊपर जा रहे हो। ठीक है, 95, 97, 98, 99, जिस भी रेंज में आप फॉल कर रहे हो, ठीक है, ये आपको टैकल करना है। जैसे टेक्स्ट बुक के बहुत सारे मॉक्स है या दूसरे प्राइवेट मॉक्स में भी आप देखोगे कि 115, 120 मार्क्स लाने वाले लोगों का भी
परसेंटाइल जो है 97, 98, 99 इस रेंज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्क्स का लेवल वेरी करते रहता है और आपको इस वेरिएशन से घबराना नहीं है, आपको इस वेरिएशन की आदत डाल लेनी है एग्जाम डे के लिए, ठीक है। एक एग्जाम में भी चीजें वेरी करेंगी, ऊपर नीचे होंगी, हमें उसके हिसाब से रेडी रहना है, हमें मार्क्स के पीछे भागना ही नहीं है और इसको देखकर डीमोटिवेट होना ही नहीं है कि हमारे 90 नंबर आ रहे हैं या 95 आ रहे हैं, 105 आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपका परसेंटाइल यानी कि दूसरे बच्चों के बीच में आप कहां स्टैंड कर रहे हो, ये मैटर करता है। ये आपको एनालिटिक्स सेक्शन में वहां पर दिख जाएगा कि आपका परसेंटाइल क्या चल रहा है, ठीक है। अब एक और चीजें हैं कि सर ये तो आपने मार्क्स के लिए हमें बता दिया, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम में क्या करना है, क्या हम एक्यूरेसी के पीछे भागें, या जैसे कि अगर किसी को 55 क्वेश्चन ही सही सही आते हैं तो क्या 55 पे हमें रुक जाना चाहिए, क्या 110 नंबर में हमें एग्जाम क्रैक हो जाएगा, या फिर हमें अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने के पीछे भागना चाहिए अपने एक्चुअल एग्जाम में जो हम देने वाले हैं टियर 1 का। देखो चीजें जो सच है ये दोनों के बीच में एक स्वीट स्पॉट लाई करता है, आपको उसी को टारगेट करना है, ठीक है। आपको कभी भी प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ नहीं जाना है, ठीक है। ये सब गलतियां मैंने कर रखी हैं, इसके वजह से मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में अपना सिलेक्शन एकदम नियर मार्जिन से छोड़ा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं रखोगे। जैसे मान लो सीजीएल के 2-3 शिफ्ट हो गए और आपने देखा कि जो अटेम्प्ट है वो 60-65 के रेंज में चल रहे हैं, या फिर चलो 70 के रेंज में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम में अगर 70 का टारगेट लेकर चलोगे, हो सकता है आपका पेपर इतना ज्यादा इजी था कि उसमें 85 प्लस अटेम्प्ट जा सकते थे। तो इसीलिए इसके आपको इन दोनों के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि आपको एक्यूरेसी भी बनाकर रखनी है, बहुत ज्यादा इधर उधर के अटेम्प्ट नहीं लेने, लेकिन मैक्सिमाइज भी करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरे दोस्त। इसीलिए जब मैंने आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स बहुत लोगों को समझाया था तो उसमें भी कुछ लोगों का डाउट था कि सर हम जो एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं उसके बाद भी अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारे एक्यूरेसी खराब हो जा रही है, हम उसमें फायदा नहीं ले पा रहे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब तक 2 ऑप्शन एलिमिनेट ना कर ले, सेफ खेलते वो लोग, तब तक उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। ये आपके ऊपर है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी एज क्या हो रखी है, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका, ये पहला अटेम्प्ट है या आखिरी अटेम्प्ट है, बहुत सारी चीजों पर मैटर करेगा। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको अटेम्प्ट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ही लीन करना चाहिए। एक्यूरेसी को जितना हो सके मेंटेन रखो। ऐसा नहीं है कि आप जाकर के मैथ्स में जाकर एलिमिनेशन ट्रिक लगा रहे हो, तुक्के लगा रहे हो, या रीजनिंग में तुक्के लगा रहे हो, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश में चलता है, थोड़ा बहुत जीके में चलता है, बट मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपको एक्यूरेसी के साथ खेलना है, ठीक है। रीजनिंग में आपको एक्यूरेसी के साथ खेलना है क्योंकि यहां पर चीजें थोड़ी ज्यादा सर्टेन होती है मैथ्स रीजनिंग में। बट जीके में थोड़ा बहुत आपको अटेम्प्ट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है एलिमिनेशन ट्रिक्स की। अगर नहीं की है देन फिर आपको एग्जाम डे पे ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको इसके तरफ ही लीन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग जो है धीरे धीरे अडेप्ट करते जा रहे हैं और जब तक आपका सीजीएल का पेपर होगा लोग बहुत ज्यादा अडेप्ट कर चुके होंगे। अगर आप नहीं करोगे तब फिर प्रॉब्लम में फंसोगे। तो थोड़ा अटेम्प्ट मैक्सिमाइजेशन लेकिन एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, कोई दिमाग में नंबर नहीं रखना कि मुझे 80 अटेम्प्ट करने हैं, 90 करना है, 70 करना है, 65 करना है, ये नहीं रखना है। एग्जाम में पेपर जैसा रहेगा, पेपर लेवल के हिसाब से आपको एग्जाम डे पे जजमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले से नहीं पता लगेंगी कि आपका जो पेपर है, पेपर का लेवल क्या है। एक चीज बस नए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला में ये अच्छी है कि हर शिफ्ट से लगभग सेम सिलेक्शन होने वाले नंबर ऑफ, ठीक है। तो अगर आपका शिफ्ट टफ आता है तो फिर आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे पता है कि हाँ जितना भी पेपर मेरा टफ आया मेरे लिए टफ है, तो 99% लोगों के लिए टफ है ये क्वेश्चन, और उस हिसाब से आपको जजमेंट लेना है। बहुत ज्यादा अटेम्प्ट मैक्सिमाइजेशन के पीछे भी नहीं चले जाना है कि हाँ 10-20 तुक्के ले गए, एकदम बिल्कुल 90-95 अटेम्प्ट करके आ गए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है। एग्जाम, मेरा मुद्दा ये है कि एग्जाम लेवल के हिसाब से आपको एग्जाम डे पे जजमेंट करना है। दूसरी बात, क्या सर सिलेक्शन पोस्ट में जो लेवल आया था एग्जाम का, उसी तरह का एग्जाम सीजीएल में रिपीट होगा क्या? यानी कि सिलेक्शन पोस्ट के ग्रेजुएट पेपर में जो लेवल था क्या वही मेंटेन होगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। यू कैन नेवर नो दिस, आपको नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। आप 100% इसको श्योर नहीं रह सकते। हाँ, इससे एक आपको ट्रेलर मिला है, एक टीजर मिला है, तो जो अनसर्टेन टॉपिक्स आ रहे हैं उसको आप तैयार कर लो, लेकिन अनसर्टेन टॉपिक्स का कोई अंत नहीं है मेरे दोस्त। जैसे आपने अभी देखा बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम आ गया। ऐसा नहीं कि मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम कोई बहुत तोप चीज है, बट दिक्कत क्या होती है कि मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम एक तो प्रोबेबिलिटी का यूज करता है जो कि टियर 2 का टॉपिक है, टियर 1 का है नहीं। दूसरी बात, थोड़ा सा अननोन टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए लोग उसमें फंस गए। लेकिन अब लोग उसमें इवॉल्व कर जाएंगे, उसको सीख जाएंगे। बट आप नहीं जानते ना, 5-10 टॉपिक में और ऐसे लिख दूंगा ना जो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, जिसकी तैयारी कोई टीचर नहीं करवाता होगा पूरे एसएससी फील्ड में, कोई भी नहीं करवा ही नहीं सकता है, क्योंकि टॉपिक्स का कोई अंत नहीं है, क्वेश्चन के टाइप्स का, क्वेश्चन की लैंग्वेज का, अनसर्टेन बनाने का कोई अंत नहीं है, कुछ भी हो सकता है एग्जाम लेवल पे। तो आपको तैयारी अपनी ऐसी रखनी है, दिमाग इतना ठंडा रखना है कि हाँ एग्जाम में अगर मान लो 3 ऐसे सवाल आपको मैथ्स में देखने के लिए मिले जो आपने कभी नहीं सुना, या तो आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है या तो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसका, तो आप उसको सेफली स्किप कर सको। स्किप
स्किप करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि यार मैं स्किप कर रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि 99% लोगों से ये सवाल नहीं बनने वाला है। इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, और इस लेवल की तैयारी तभी होगी जब आप वैरायटी ऑफ मॉक्स देते रहोगे और मॉक्स में जो अनसर्टेनिटी आती है उसको अच्छे से हैंडल करने का प्रयास करोगे। ठीक है, आप बोलोगे मैं मॉक्स जो है अटेम्प्ट करके आपको पहले दिखाया करता था, हालांकि फिर लोगों ने बोला कि ये तो आप शो ऑफ कर रहे हो, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, तो फिर मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से जो अभी नए अनसर्टेन वाले मॉक्स आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के मैं दे करके आपको एक लाइव डेमो दूंगा कि कैसे अभी भी आप इतने अनसर्टेन पेपर के बावजूद, जैसे अभी क्या हुआ, अभी मैंने एक टेस्ट दिया था, उसके अंदर मेरे नंबर कितने बड़े, 115 नंबर केवल बने। तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत खराब नंबर है। ठीक है, नॉर्मल लोग जिन्होंने पुरानी चीज जिसके दिमाग में बैठी है उनके हिसाब से 115 बेकार नंबर होंगे, लेकिन इसमें मेरे परसेंटाइल क्या था, मेरा 98 परसेंटाइल था। ठीक है, तो ये होता है कि मॉक का लेवल और परसेंटाइल को हमेशा मैं जज करता हूं, इसलिए मैं कभी ये सब चीजें देख करके मैं डिमोटिवेट नहीं होता। ठीक है, और वैसे मैं सिर्फ आपको एक डेमो के लिए बता रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे इन सबसे अब कोई मतलब रह गया, लेकिन मैं आपको बस एक डेमो के लिए बता रहा था कि आपको मार्क्स पे टेंशन नहीं लेना है, आपको परसेंटाइल का देखना है, और इसको ही आप दिमाग में रखो। सिलेक्शन पोस्ट का लेवल आएगा या नहीं आएगा, वी नेवर नो, इसलिए हमें उसके हिसाब से टेंशन नहीं लेना। हो सकता है उससे इजी भी लेवल आ जाए, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का जो री एग्जाम हुआ उसके अंदर थोड़े आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस की संख्या काफी रिड्यूस की गई थी। तो एसएससी जो है धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट कर रही है, भले वो इंप्रूवमेंट कितना बड़ा हो छोटा हो तो समय बताएगा। ठीक है, सीजीएल का पेपर जब होगा तभी देखेंगे, बट मेरा ये कहना है कि आप 100% इस पे रिलाई नहीं कर सकते कि जो सिलेक्शन पोस्ट में आएगा सिर्फ उसको पढ़ के गए। आपको एक होलिस्टिक तैयारी रखनी चाहिए। अनसर्टेनिटी जो है इसको लेकर के बहुत लोग डर रहे हैं। देखो यार, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो ना, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप रिपीटर हो जिसने अच्छी तैयारी की है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है। अनसर्टेनिटी ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। याद करो, इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का, बंदे क्या बोल रहे थे, एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ। ठीक है, मैथ्स का एनसीईआरटी बस मैंने सॉल्व किया था और उसके बाद मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आ गए। तो वो लेवल था, वो मतलब समझ लो गटर वाला लेवल था मैथ्स का, कि कोई भी बंदा आता था, महीने 2 महीने तैयारी करता था और वो मैथ्स को अच्छे से फोड़ के चला जाता था, अगर उसका मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है। आज लेवल वो नहीं है, आज लेवल अप हुआ है। तो एक सीरियस कैंडिडेट के लिए लक का फैक्टर डाउन हुआ है। जी हाँ, लक का फैक्टर डाउन हुआ है अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट मैथ्स अच्छे से तैयार करके जाता है, इंग्लिश अच्छे से तैयार करके जाता है, और ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सामने से। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब कर पाते हो तो फिर बहुत सारे ज्यादा डिजर्विंग लोगों का सिलेक्शन इस बार आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, मैं समझता हूं कि अभी बहुत सारी चीजें अनसर्टेन दूसरी लेवल पे चल रही हैं, कि एग्जाम वेंडर सही नहीं चल रहा, वो सब चीजों अपने हाथ में नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस की अनसर्टेनिटी है वो आपके लिए एज एन अपॉर्चुनिटी आपको यूज करना चाहिए। ठीक, चलो, जीके का नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हो, 100 पेजर नोट्स या 100 पेजेस से कम में ही है। इसमें लगातार अपडेशन हम लोग करते जा रहे हैं नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, और इसे आप परचेज कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं सबका समरी नोट्स दिया हुआ है, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में ई बुक्स वाले सेक्शन में चले जाना, वहां पर आपको जीके सुपर शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। इसका डेमो पीडीएफ मैंने पहले कमेंट में दे दिया, वहां से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अगर आप इसके डेमो को देख करके सेटिस्फाई होते हो तो आप इसको परचेज कर लेना। इंग्लिश मीडियम का है, याद रखना, हिंदी मीडियम का नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले ही इसको परचेज करेंगे। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है। ठीक है, तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। सिलेक्शन पोस्ट का जब पेपर आता है तो उसको आपको सॉल्व भी कर लेना है। उसके जीके वाले जो अच्छे सवाल होंगे उसको हम लोग एलिमिनेशन के थ्रू भी बनाएंगे, और उसके बाद उसके हिसाब से मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली भी एक वीडियो देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक कर सकते हो तो कर लेना। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।